प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की टॉपिक राज्यपाल की स्थिति या भूमिका रोल ऑफ द गवर्नर का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं। इनमें से प्रथम में राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है, लेकिन दूसरे में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की स्थिति सही रूप में समझने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना समीचीन होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में संविधान द्वारा राज्यों में संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियां ऐसे मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता, केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त है। अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतः राज्यपाल राज्य शासन का वैधानिक अध्यक्ष ही है और उसकी शक्तियां वास्तविक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने से उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय लेने का प्रयोग करना पड़े। A.K. अय्यर ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है। संविधान निर्माताओं द्वारा जिस प्रकार से राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के सिद्धांत को अस्वीकार करके मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वे राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष ही बनाए रखना चाहते थे, वास्तविक प्रधान नहीं। सुनील कुमार बोस बना मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार के विवाद में निर्णय देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की स्थिति के संबंध में बताया कि वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसकी स्वविवेक से या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीन दिया गया है, इसीलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से ही कोई कार्य करना चाहिए। राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके विभिन्न व्यक्तियों ने भी अपनी स्थिति के विषय में कुछ कहा है, जिससे आभास मिलता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है जिसे अपने सभी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने होते हैं। उदाहरण के लिए सरोजिनी नायडू ने अपने आप को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था। श्री प्रकाश ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं संवैधानिक अध्यक्ष हूँ जिसे छूटी हुई जगहों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद का नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। प्रथम दृष्टिकोण में राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रधान बताया गया है, लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो यह धारणा असत्य हो जाती है। राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, इससे अधिक भी कुछ है। इस दृष्टि से हमारे द्वारा राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाना चाहिए। पहला, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और दूसरा, राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों में विविध परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई है। संविधान सभा के वाद विवादों के अध्ययन से ये नितांत स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होगा। यह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है और राज्य के वास्तविक शासक सदैव ही आवश्यकता के अनुसार उसकी मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के शासन की ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
राज्य शासन को सुगम, सुचारू और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का बहुत अधिक महत्व होता है। एम वी पायली के अनुसार राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्श देता है जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है। के एम मुंशी स्वीकार करते हैं कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा बहुत अधिक हितकारी और प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी राज्यपाल के पद का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा है, जबकि राज्यपाल को स्वयं कोई शक्ति प्राप्त न होगी, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में मंत्रिमंडल को उचित सलाह दे। ऐसा कार्य राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा, जिससे कि राज्य में निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल प्रशासन की स्थापना हो। राज्यपाल के इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को लक्ष्य करते हुए बीजी खेर ने संविधान सभा में कहा था, एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी करता है, यद्यपि संविधान में उसकी बहुत कम शक्ति दी गई है। इसके पूर्व में जो मैंने नोट्स आपको दिए थे उसमें मैंने राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बता दिया था। अब हम राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गादास बसु और एम वी सीतलवाड़ ने अपनी रचनाओं में राज्यपाल के कुछ स्वविवेकी कार्यों का उल्लेख किया है। पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल के नेता को पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। व्यवहार के अंतर्गत भी कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं जबकि राज्यपाल ने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। 1952 में सी राजगोपालाचारी मद्रास राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं थे, न ही कांग्रेस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशम को बहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए सी राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी तरह से हम अनेक भविष्य में और भी उदाहरण देखते हैं। 1984 में सिक्किम, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में और 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा जगदम्बिका पाल की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति में ऐसे आचरण को अपनाया गया था जिसे स्वविवेक के विवेकहीन प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। फरवरी 2005 में गोवा के राज्यपाल ज़मीर के आचरण ने विवाद को जन्म दिया और मार्च 2005 में झारखंड के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी के आचरण ने सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के संवैधानिक विवाद में हस्तक्षेप तक करने को बाध्य कर दिया। दूसरा है मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ करके राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतः निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है। पहला है, यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने और विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। दूसरा, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। तीसरा, यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियों में राज्य या देश को खतरा हो या उसके द्वारा केंद्र और राज्य के संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो, तब भी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। 1976 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल को इसी आधार पर पदच्युत किया था। चौथा, यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया हो, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के चरण सिंह मंत्रिमंडल को तो 1970 में इस आधार पर पदच्युत कर दिया गया कि शासन में भागीदार बड़े दल सत्ता कांग्रेस ने उसे समर्थन देना बंद कर दिया था। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु
असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना है तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह हो जाए तो मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार न किए जाने पर वह स्वयं अधिवेशन बुला सकता है। डॉक्टर M.L. सिंघवी के अनुसार मंत्रिमंडल के बहुमत की जांच करना वह अपना ऐसा स्वविवेकी अधिकार समझ सकता है जिसके लिए वह मंत्रिमंडल के परामर्श के विरुद्ध भी अपनी इच्छानुसार विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। चौथा है विधानसभा को भंग करना। उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल उसी समय करेगा जबकि मुख्यमंत्री उसे ऐसा करने के लिए परामर्श दे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा को भंग कर सकता है। ऐसे उदाहरण जिनमें इस संबंध में राज्यपाल ने अपने विवेक से कार्य किया हो। 1953 में ट्रावनकोर कोचीन में पराजित मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन द्वारा फारूक अब्दुल्ला मंत्रिमंडल की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। 1976 में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा को भंग कर दिया गया था। न्यायाधीश सूरज प्रसाद और विधान शास्त्री के संथानम का विचार है कि विधानसभा को भंग करने के संबंध में राज्यपाल स्वविवेक से कार्य कर सकता है। पांचवा पॉइंट है मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 के जयललिता प्रकरण से स्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है तब इस संबंध में वह अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, अर्थात वह स्वविवेक के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। वर्तमान समय में जब हर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं तब राज्यपाल की यह शक्ति व्यवहारिक राजनीति में बहुत अधिक महत्व को प्राप्त कर लेती है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक के आधार पर किए गए इस कार्य को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती अवश्य दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से कुछ कार्य किए जा सकते हैं। वह मुख्यमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय कर लिया हो समस्त मंत्रिपरिषद के सामने रखे। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। 1957 में केरल राज्यपाल द्वारा केरल शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था और इस संबंध में मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया गया था। इन सब बातों से नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। पहली, वह राज्य का प्रधान है और दूसरा, वह भारत के संघीय सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि है। संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हों और प्रशासनिक एकरूपता और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उनके द्वारा राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में की गई थी। K.M. मुंशी ने विधानसभा में कहा था, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती हो। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया वह भी इस बात को स्पष्ट करती है कि राज्यपाल की राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि में राज्यपाल के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला,
भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और अनुच्छेद 256, 257 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों तथा संचार साधनों की रक्षा का भार सौंप सकता है और अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश आदेश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि राज्य का मंत्रिमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट राज्यपाल देता है। जब कभी केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि के महत्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार आ जाता है कि वह यह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है अथवा नहीं। दूसरा, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिसके द्वारा उसके अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उसका सबसे प्रमुख कार्य यह देखना है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य में संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से ही भेजता है। इस संबंध में वह राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपे राज्यपाल उसको पूरा करता है और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन के संचालन करता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। राज्यपाल इस संबंध में स्वविवेक से ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। संविधान निर्माताओं के द्वारा तो संभवतः यह सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और दूसरी भूमिका राज्य में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होगी, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत अनेक बार राज्यपाल की यह द्वितीय भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा विशेष रूप से उस समय होता है जबकि केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार हो। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई तब राज्यपाल ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को अधिक महत्व दिया है। के.वी. राव ने इस संबंध में लिखते हैं, आज जैसी उसकी स्थिति है उसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया व हटाया जाता है। राज्यपाल वही है जो केंद्र उसे बनाना चाहता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यपाल अपने आप कर सके। उसकी भूमिका उस पर निर्भर है जो पीछे बैठा व्यक्ति अपनी डोरियों से कर रहा है।